हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसका परिचय करेंगे। तो इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, सभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आने वाले वीडियोज में इसकी प्रश्नावली का भी हल करेंगे। लेकिन अगर आप जो भी ये देखते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, तो आपको प्रश्नावली वगैरह सब आसान लगने लगेंगी, आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली करना शुरू कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट का वीडियो, परिचय का वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, आपको ट्यूशन पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत आसान और सरल भाषा में मैं चीज़ें यहाँ पर सिखाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे वीडियोस ही देखते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं और उनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखना, अच्छे से फॉलो करना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि जितनी संख्याएं हमारे जीवन में यूज होती हैं नॉर्मल कामों में, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। जो भी आप गुणा भाग प्लस माइनस करते हुए जो भी संख्याएं देखते हैं, चाहे आप इस तरह की संख्याएं देखते हैं, चाहे आप दशमलव में देखते हैं, चाहे माइनस में देखते हैं, इवन वर्गमूल में भी जो संख्याएं आप देखते हैं, ये सभी भिन्न में होगी, चाहे ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं ये वास्तविक संख्याएं हैं। बल्कि आपके पूरी बुक में केवल अगर द्विघात समीकरण में कुछ चीज़ों को छोड़ दें, तो पूरी बुक में जितनी संख्याएं आप देखेंगे, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप ये कहोगे कि सर सारी वास्तविक होती हैं, कोई ऐसी संख्या भी जो वास्तविक नहीं है? तो बिल्कुल, आप द्विघात समीकरण में एक दो चीज़ें आप ऐसी पढ़ लेंगे और उसके अलावा 11th क्लास में तो आपके पास पूरा चैप्टर ही है इस पे, कि जब वर्गमूल में कोई संख्या माइनस में होती है, वर्गमूल में जैसे -3 है, तो ये संख्या वास्तविक नहीं होती है। ठीक है भाई, कोई जैसे मान लो कि रूट है -4, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो -2 हो गया। नहीं, इसका वर्गमूल ये नहीं होता है। रूट के अंदर कभी माइनस अगर आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4 को आप क्या कर सकते हो, 1 × 4 लिख सकते हो। 4 को आप 2 बना के बाहर ले सकते हो, ला सकते हो, लेकिन -1 तो अंदर ऐसे ही रहेगा। तो ये सभी जो संख्याएं हम लिख रहे हैं जिसमें रूट में ये माइनस आ रहा है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। इनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और काल्पनिक वैसे ऐसा शब्द आपके पास नहीं है। सिंपली हम ये कहते हैं कि वास्तविक संख्याएं ये नहीं है और ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, और अगर हम इसको सिंपल परिभाषा की दृष्टि से कहें तो देखो, इसको आप अच्छे से समझो। ठीक है, संख्या रेखा पर, मतलब अगर आपको सिंपली कहना हो कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप ये कहोगे कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या हम निरूपित कर सकें वो वास्तविक संख्या होती है। तो ये संख्या रेखा है, आपने देखा होगा कि जैसे ये 0 है, इस तरफ आप जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसा आता है ना। आप 0 के बाईं ओर जाते हो तो संख्याएं माइनस में होती हैं, -1 -2 -3 -4 ये सब होता है ना। तो ये सभी संख्याएं, क्योंकि हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा पा रहे हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। ये सभी, तो इस संख्या रेखा पर, यह है संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, और वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या हम निरूपित कर रहे हैं वो सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 0 और 1 के बीच में भी तो हम कुछ संख्याएं दर्शा सकते हैं। हमने 7वीं क्लास में पढ़ा है, 8वीं क्लास में पढ़ा है कि इसके बीच में होता है 0.5, या अगर भिन्न में कहें तो 1/2। भाई 0 और 1 के बीच में आधा होगा ना, तो चाहे 0.5 कहो या आधा कहो, क्योंकि ये
हम संख्या रेखा पर दर्शा पा रहे हैं, इसलिए ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम माइनस वाली साइड में आए, मान लो कि यहां पर, तो यहां पर -1.5 है। अगर हम भिन्न में कहें तो -3/2 है ना। -1 और -2 के बीच में लगभग -1.5 हो जाएगा। ऐसे ही -1.6, -1.7 ऐसे है। तो ये जो सभी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। और क्यों हैं? क्योंकि हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो, 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आपको याद है, √2 को संख्या रेखा पर हमने फिर दर्शाया था कि हमने कैसे किया था। हमने ये किया था, 1 ये खींचा था, फिर 1 ये ऐसे 90 अंश को कोण बना के 1 ये किया था, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे हमने प्रकार रख के फिर ये ऐसे यहाँ पर आता था, अगर आपको याद हो ये। और यहाँ पर ये बनता था √2। तो क्योंकि √2 इनको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √4 तो खैर 2 ही होता है, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सभी के सभी को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अलावा रूट में अगर पॉइंट भी है, जैसे √9.3, बहुत फेमस क्वेश्चन था ये 9th क्लास में, इसको संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो हमने दर्शाया था कि ये संख्या रेखा पर कहाँ पे होता है, लगभग यहाँ पर आता है ना। तो ये सभी की सभी संख्याएं जो भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। समझ गए आप बात को? ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दर्शाने को हम निरूपित करना भी कहते हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, सिंपल। अब आप देखो वास्तविक संख्या, अब आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में हमने ये संख्याएं भी लिखी हैं, -4, -3 या 1, 2 की बात करें अगर हम, और √2, √3 भी है। आपको पता है कि इनमें क्या अंतर है? 1, 2, 3 ये किस प्रकार की संख्या है और √2, √3 किस प्रकार की संख्या है? क्या आप जानते हैं? ये संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं और ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी के सभी को हम इसमें दर्शा रहे हैं ना, तो यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप ये समझो कि सभी वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है परिमेय संख्याएं, ध्यान रखना, जो संख्याएं मतलब वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। जो परिमेय होंगी वो अपरिमेय नहीं होंगी, जो अपरिमेय होंगी वो परिमेय नहीं होंगी। कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना, या तो परिमेय या अपरिमेय होती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकें, जहां पे P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं हो। जहां तक अपरिमेय संख्या की बात है, तो अपरिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी आपको, हमेशा देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपके सामने कोई परिमेय संख्या आती है, तो उसको परिमेय सिद्ध करने के लिए आपको उसको भिन्न के रूप में लिखना होगा, जहां पे P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी देखो, आप समझो बात को, कोई भी परिमेय संख्या आपको दिख गई, चाहे 1.5, कोई बोलेगा ये परिमेय संख्या क्यों है, तो आपको ये बताना होगा कि भाई मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, इसलिए ये परिमेय है। कोई अगर आपसे कहे कि भाई 4 परिमेय संख्या क्यों है, आप कहोगे कि भाई इसको मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूं P/Q के रूप में, और यहां पे P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। ओके, जैसे ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 15/10, ये कटेगा 5 से, 5 3 15, 5 दूने 10, तो लिख दिया ना हमने इसको भिन्न के रूप में। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, तो हो गया नहीं परिमेय। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, नीचे 0 नहीं है, हो गया नहीं परिमेय, भिन्न के रूप में हो गया। तो कोई भी परिमेय संख्या, अगर कोई आपसे कहे कि भाई इस संख्या को परिमेय सिद्ध करो, आपको बस उसको भिन्न के रूप में लिखना है, अगर परिमेय सिद्ध करने के लिए आएगा।
यहीं पे जो अपरिमेय संख्या होगी उसको आप भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो परिमेय संख्या का मैं आपको सिंपल में उदाहरण देता हूं कि जैसे √2 है, ये एक मतलब अपरिमेय संख्या का ये उदाहरण है। ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब कोई कहे कि अपरिमेय संख्या क्यों है, तो आप ये कहोगे कि भाई इसको मैं भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकता। फिर वो आपको ये बोलेगा कि अच्छा ऐसी क्या बात है, ये तो मैंने लिख दिया। जैसे 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, √2 को भी तो √2/1 लिख सकता हूं। लेकिन आप फिर ये कहना कि ठीक है लिख दिया, लेकिन ये पूर्णांक थोड़े ना है। यहां पर तो 4/1 हमने लिखा, तो ये पूर्णांक और ये पूर्णांक था, इसलिए ये परिमेय है। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि हम नीचे 1 लगा दें और वो अपरिमेय, वो परिमेय बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। ये और ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। आप समझे बात को? हाँ, ऐसे तो भाई कोई भी कहेगा कि √3 जो है उसको मैं √3/1 लिख सकता हूँ, हो या भिन्न, नहीं, ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तब जाके वो परिमेय होगा। अगर मैं √3 की बात करूं तो वो भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 यानी जिनका रूट पूरा पूरा नहीं आता है। अगर मैं √4 की बात करूं तो √4 तो 2 होता है, तो ये तो परिमेय है, 2/1 लिख सकता हूं मैं, ये और ये दोनों पूर्णांक है। तो क्लियर हो गया? ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, जहां पे दोनों पूर्णांक हैं और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो तो एक और कंडीशन है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो वो होगी एक परिमेय संख्या। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपरिमेय होगी। बात समझ आ गई? इसी वजह से एक संख्या इस प्रकार की है, 0, मतलब अगर मैं ये कहूं कि 0.333 ... कि बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप ये कहोगे कि 0.3, इसको ऐसे बार लगा सकते हैं, और ये होता है 3/9, काटोगे तो 1/3 आएगा, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या है। ओके, ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, इसी तरह से 0.474747 ... क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये होगा 47/99। अगर आप देखें इसका हिसाब किताब करके, मैं आपको बताता हूं। देखो 47/99 क्या आ रहा है ना 0.4747 जो यहाँ पे लिखा है, आ रहा है ना सेम, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। और ये भी आपके पास 9th क्लास में विस्तार पूर्वक था, तो आपके पास अभी यहाँ पर ये नहीं है कि इनको भिन्न के रूप में लिखो। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जब भी आपको ऐसी दशमलव में संख्याएं मिलें जहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, 47.474747 ... यहाँ पर ये 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? आपको याद है? इनको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीट होना। तो जो ऐसी रिपीट होती हैं संख्याएं, वो भी परिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं जो ऐसे सिंपल नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये परिमेय है, ठीक है। यानी जितनी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या क्या होते हैं आप जानते हैं? पहली बात तो पूर्णांक को z से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। कहीं आपको z दिख गया ना, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख सकता था कि p और q पूर्णांक है, और पूर्णांक की जगह पे कई बार आपको z लिखा हुआ दिखेगा, तो ध्यान रखना ये पूर्णांक के लिए होता है। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक आपको जैसे मैंने ये दिखाया संख्या रेखा पर, ये जो है ना, ये नंबर इंटरवल में जो भिन्न में नहीं होते, दशमलव में नहीं होते, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 या 0 या -1 2 3 4 -1 -2 -3, ये पूर्णांक होते हैं। 0 भी एक पूर्णांक है। 0 के अगर आप इधर जाएंगे तो धन पूर्णांक, 0 के इधर जाएंगे तो ऋण पूर्णांक। तो यानी पूर्णांक क्या क्या होते हैं?
धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर शून्य भी एक प्रकार का पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है, ध्यान रखना। और ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक में आते हैं 1, 2, 3, 4, ये जो सिंपली काउंटिंग होती हैं, जो हम गिनती गिनते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, 5000, 1 करोड़, 10 करोड़, ये सब धन पूर्णांक है। शून्य, ये शून्य पूर्णांक होता है। और -1, -2, -3, -4, ये सब ऋण पूर्णांक हैं। ठीक है, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक है। धन पूर्णांक का एक और नाम है, क्या आप बता सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो। यहां पे धन पूर्णांक का एक और नाम है, ये है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। कुछ लोग केवल इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, कुछ लोग इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर इसमें जीरो भी जुड़ गया, अगर जीरो भी जोड़ दो, मतलब 1 2 3 4 5 तो है ही, लेकिन जीरो से शुरुआत, 0 1 2 3 4 5, इनको क्या कहते हैं? ये हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर कोई बच्चा उत्सुक हो तो इसके लिए मैं लिख देता हूं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सारा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, बस पूर्ण संख्या में एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया बस। और ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी पूर्णांक हैं और ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आ जाओ दशमलव संख्याओं पे। दशमलव संख्याओं पे दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक है शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है जो रुक जाता है, जैसे आपने देखा होगा 0.3, ये रुक गया। जैसे 0.171717, बट अगर रुक गया, डॉट 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 नहीं लगना चाहिए उसके पीछे, ये है मेरा कहने का मतलब। तो ये भी एक शांत दशमलव है। ओके, 0 जैसे 416.2185, ये भी शांत है क्योंकि इसके आगे ऐसा डॉट नहीं लगा है, तो ये शांत दशमलव है। और क्योंकि हम इन सभी को भिन्न में बदल सकते हैं, तो इसीलिए ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे 0.3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3/10, है ना, पॉइंट की जगह पे 1 और ये 0 लगा दो। इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं, इसको भी, क्योंकि इसको भिन्न में बदल सकते हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं, नीचे 0 नहीं है। 0 का मतलब, अब ये मत बोलना इसमें 0 है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 10 तो हो सकता है। तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जितनी शांत दशमलव हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत भी दो प्रकार के हैं। तो अशांत दशमलव की जब हम बात करेंगे तो ऐसे दशमलव आएंगे जिनके पीछे डॉट लगे होंगे, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं। एक तो है अशांत आवर्ती, और एक है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती ऐसी, देखो आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। अशांत आवर्ती में ऐसी संख्याएं आएंगी जिनके पीछे डॉट तो लगा होगा पर वो रिपीट हो रहे होंगे। जैसे
0.3333 और डॉट लगा है, बट आप देखो ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3333। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा देंगे बार। जैसे 4.717171 डॉट लगा हो, तो क्योंकि 71 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर लगा देंगे ये बार। ठीक है, तो समझ गए ना आप, ये सब अशांत आवर्ती हैं। और ये ध्यान रखना कि जितनी भी अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को हम भिन्न में बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये विस्तार से मैं समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं। ये 9th क्लास में आपके पास था पूरा डिटेल में कि भिन्न में बदलो। जैसे ये हो जाता है 3/9 और काट के 1/3, इस तरह से, ठीक है ना। ये फिर ये भी भिन्न में आराम से बदल सकते हैं हम। तो क्योंकि हम इन्हें भिन्न में बदल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई आपसे कहे कि ये परिमेय क्यों है, आप ये कहोगे कि क्योंकि हम इसे भिन्न में बदल सकते हैं, हम इसे P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ये कहना ज़्यादा सही है कि हम इसे P/Q के रूप में बदल सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो जो मतलब यहाँ पर लिखा है, हम यही बात बोलेंगे कि इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। तो ये आप इसको इस तरह से कह देना। अब आते हैं अशांत अनावर्ती पे। अशांत अनावर्ती में ऐसी संख्याएं आती हैं जिनमें डॉट तो लगा है, बट रिपीट नहीं हो रहा है, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और ऊपर ऐसे बार नहीं लगा सकते हम। तो जैसे मान लो कि देखो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। अगर आप पाई का मान देखें, 3.1415 मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, पाई का मान। देखो, अगर हम पाई की वैल्यू देखें, आपको दिख रहा है 3.141592653538, ये वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। कहीं भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये रिपीट होकर ऐसा आ रहा हो कि 3.1415914159, ऐसा नहीं, रिपीट ही नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है रिपीट होने का। तो इसमें डॉट लगा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। इसी वजह से पाई को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप जो पाई देखते हो ना कि पाई 22/7 होता है, और कोई आपसे कहे कि भाई पाई तो 22/7 होता है ना, भिन्न का रूप। तो 22/7 पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये हम कैलकुलेशन करने के लिए इसकी एक लगभग मान ले लेते हैं, लगभग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7। तो पाई को हम भिन्न के रूप में, एग्जैक्ट भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अशांत अनावर्ती लिखने का तरीका देखो। आपको क्या करना है, 0.10, फिर ये 00 कर दो, फिर ये 000 कर दो, है ना। 0.10, 100, 100, ये एक अशांत अनावर्ती है। अशांत तो है कि डॉट लगा है, अनावर्ती की एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया है। यहीं पे अगर मैं ये करता, मान लो 10101010 डॉट डॉट डॉट, तो फिर तो ये यहाँ पहुँच जाता। ये क्या हो जाता, 101010 डॉट डॉट डॉट, ये तो अशांत आवर्ती हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ कि 4.50 या 51 511 511 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी यही है अशांत अनावर्ती। ओके, तो अगर कोई आपसे ये कहे कि 2-3 अपरिमेय संख्याएं लिखो, देखो ये सारी अपरिमेय संख्या हैं, ध्यान रखना। और इसका कारण यह है कि आप इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते। ये जो
अपरिमेय संख्याएं हैं, आप इनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। भिन्न के रूप, देखो जब जब मैं भिन्न बोल रहा हूँ, एक्चुअली में मुझे बोलना चाहिए पी बटे क्यू। भिन्न बोलना थोड़ा आसान है, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे भी हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 ना हो। तो क्योंकि हम इसको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कोई आपसे ये कहे कि मुझे 3 अपरिमेय संख्याएं लिख के बताओ, तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, कितनी सारी आप लिख सकते हैं, अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं। ये लो, लिख दिया हमने। तो ऐसे आप अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके समझ आ गया कि परिमेय। अच्छा, और जहाँ तक रूट वाली बात है, जिनका रूट पूरा पूरा आ जाता है, जैसे √4 हो गया, √1 हो गया, √9 हो गया, जिनका पूरा पूरा रूट आ जाता है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। जिनका रूट पूरा पूरा नहीं आता है, जैसे √2 हो गया, √3, √5, √6, तो ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक। और जहाँ तक भिन्न वाली संख्याओं की बात है, कि जैसे 2/3, ये तो खैर खुद ही भिन्न में है, तो ये तो परिमेय है ही। तो आई एम श्योर आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हम करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। देखो, तो पहले तो आप ये समझो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 2 है, तो 2 या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं खुद से होगा, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या है। अगर मैं ले लूँ 11, या तो ये 1 से होगा या खुद से होगा, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। जैसे 19, या तो ये 1 से होगा या खुद से होगा, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अगर हम लिखें कौन कौन सी होती हैं, तो 2 है अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें से अगर आप नोटिस करेंगे, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी जो संख्या है ये सम नहीं मिलेगी आपको, सारी विषम संख्याएं मिलेंगी, सारी अभाज्य संख्याएं। 2 केवल एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक है। तो कोई आपसे कहे सम अभाज्य संख्या बताओ, आप बोलोगे 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि एक अभाज्य संख्या है। नहीं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। याद रखना, मतलब मन है तो याद रखना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि याद करना है। बट कुछ चीज़ें का अगर इंग्लिश में हो पता तो काम आता है, तो ये प्राइम नंबर होता है। तो अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो ये अच्छा, अब अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। मतलब इनके 2 गुणनखंड होते हैं जिसमें जो एक ना हो। एक ना हो का मतलब ये है, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है। तो ऐसे गुणनखंडों में इसको हम तोड़ सकते हैं जो कि 1 को छोड़ के हो। तो जैसे 4 है, 2 × 2 हो गया। जैसे 6 है, 2 × 3। 1 को छोड़ के का मतलब ये है कि कहीं आप ये बोलो कि 3 को हम 1 × 3 लिख सकते हैं ना, तो ये भाज्य हो गया। नहीं, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 हो गया, 8 को हम 4 × 2 भी लिख सकते हैं।
और 2 गुणा 2 गुणा 2 तो खैर लिख ही सकते हैं। बाकी 9 हो गया 3 गुणा 3। कहने का ये मतलब है कि ये जो संख्याएं हैं इनके कम से कम 2 गुणनखंड हैं हमारे पास, जो कि एक नहीं है। एक को छोड़कर जो गुणनखंड है कम से कम 2 ऐसे गुणनखंड है जो एक नहीं है। ठीक, तो ये होगी भाज्य संख्याएं। सिंपल है, समझ आ गया आपको। 1 जो है एक, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है, ये भी ध्यान रखना। 1 ना तो यहां आती है और ना यहां इसमें आएगी। तो 1 जो है ना भाज्य ना अभाज्य। इसके अलावा फिर आगे जो संख्याएं हैं या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। तो कोई भी संख्या जो है, जैसे 6 है, इसको अगर हम 2 गुणा 3 करके लिखते हैं, ये संख्या अभाज्य है, ये अभाज्य है, तो हमने क्या किया, इसको इसके अभाज्य गुणनखंडों में लिख दिया है। जैसे 8 है, 8 को 2 गुणा, देखो 2 गुणा 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन हमने पूरे अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हैं। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये हुआ 2 की घात 3। ध्यान रखना 2 3 बार है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। ऐसे ही 10 है, जैसे 9 है, 9 होता है 3 गुणा 3, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। इसको हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का 2 बार आपस में गुणा है। 10 को जैसे हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नंबर मान लो थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे मान लो हमारे पास है, मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। 100 को अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट अगर आप लिख सकें। अगर डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे इस तरह से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंड निकालना। 2 से हम भाग देंगे, ये हुआ 50, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूने 4, 2 पचे 10, 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25, 5 से भाग देंगे, 5 कम 5, तो 10 क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, है ना। यानी 2 है 2 बार और 5 भी है 2 बार। तो 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 100 को ये या फिर ये कहो, ये हमने क्या किए, 100 के अभाज्य गुणनखंड किए। ओके, मान लो हमारे पास है 1728 कोई नंबर है, मान लो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने, तो क्या होगा, 1728 ऐसा लिखेंगे हम, और फिर भाग देंगे सबसे छोटे नंबर से। ध्यान रखना हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 से भाग दे दो, नहीं। 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, ऐसे हम भाग देते हैं। 2 से यहाँ पे भाग जा सकता है, 2 8 16, 2 छके 12, 2 चको 8, फिर 2 से आराम से जा सकता है भाग, 2 चको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूने 4, फिर 2 से जा सकता है, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, तीन से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। ये तो 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार, 3 है 3 बार। तो मैंने इसे क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों में इसको बदल दिया है, इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। आप समझ गए आप अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, और अब समझिए कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये समझो कि जब से आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपके पास एलसीएम एचसीएफ निकालने का केवल एक मेथड से आप निकालेंगे, और यह है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। मतलब पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और फिर ये निकालते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको 100 और 125
50 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं बात करूं मीन्स पिछली क्लासेस में या पहले भी इवन आपके पास जो था सिलेबस में, इसमें हम ऐसे कर सकते थे, जैसे आपको पता होगा ऐसे करके हम एलसीएम निकालते हैं, समझ गए। लेकिन अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि आपने 100 और 150 का एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है, आप ये विधि नहीं अप्लाई करेंगे, है ना। एचसीएफ निकालने का आपको अगर याद हो तो ये भी एक विधि थी हमारी कि हम ऐसे ज्ञात करते थे, फिर एक बार फिर इसको यहाँ लिख के, समझ गए ना, और फिर ये एचसीएफ आ जाता था। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने ये नहीं अप्लाई करना है, तो ये सब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की ये विधियां आपने नहीं लगानी है। आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। बात समझ आ रही है। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो इसमें जो हमने यहां पर किया है, ये हमने क्या निकाले हैं, ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास ऐसे हो, जैसे मान लो कि हमारे पास है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, एक संख्या ये है। दूसरी संख्या है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5। यहां पर इसका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकालना है। तो क्या कैसे होगा, तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ है कि यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में होना चाहिए, तो 2 तो यहां भी है, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो जैसे 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो छोटी घात होती है वो कॉमन ले लेते हैं। छोटी घात, ध्यान रखना, छोटी घात लेते हैं। तो यहां पर 2 की घात 3 इधर है, 2 इधर है, तो हम क्या करेंगे 2 की घात 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। 3 की घात यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो कम घात कौन सी है, ये वाली है। 5 की घात यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, तो ये छोटी घात है, तो हमने ये लिख दिया है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप सरल कर सकते हो, 4 9 5, और ये आ जाएगा 180, ठीक है। और अब अगर हमने एलसीएम ज्ञात करना है तो ध्यान से अब समझो। एलसीएम में आता है सब कुछ, एलसीएम में बड़ी घात लिखते हैं, बड़ी घात। तो यहां पर 2 की घात आएगी बड़ी वाली, 3 की घात आएगी बड़ी वाली, है ना। यहाँ पे घात 3 की 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ी घात। 5 की घात यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 है, बड़ी वाली ये है, तो ये। और अब जो भी इसको सरल करके आएगा, वैसे इतना बड़ी संख्या है कि इसको ऐसे ही छोड़ना ठीक है। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आपके पास कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7। नहीं, इसको ऐसे रहने दो। फिर है 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7, ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा ये है। अब यहां पे हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ होता है, पहली बात तो ये कि कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। दोनों में है, ठीक है, देख लिया हमने। अब छोटी घात कौन सी है, छोटी घात है 2। 3 दोनों में नहीं है, 3 यहां पर है पर यहां नहीं है, ठीक है। घात मत देखो, ये संख्या देखो, 3 यहां पर है पर यहां पर नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। 5 यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। 5 की घात 4 3, छोटी वाली घात लिखते हैं, ठीक है। 7 इधर है पर इधर नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। यानी दोनों में होना चाहिए और छोटी घात लिखनी है, समझ गए ना आप। तो इस तरह से, और अब जो भी ये सरल करके आएगा, 2 दूने 4, 5 5 25 5 125, ठीक। और यहीं पे अगर हमें एलसीएम निकालना हो, ध्यान से देखो, अब ये एलसीएम, एलसीएम में सब कुछ आता है और बड़ी घात आती है, ध्यान रखना।
तो 2 की घात यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, तो बड़ी घात आएगी 3। 3 इधर है पर इधर नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, एलसीएम में सब कुछ आता है, तो 3 लिखेंगे हम। 5 की घात, 5 यहां भी है, ठीक है, लेकिन बड़ी घात लिखेंगे हम, ठीक है। और 7 यहां पर है, यहां नहीं है पर यहां पर तो है, तो ये हमने 7 लिख दिया और ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो सरल करना सरल कर दो इसे, लेकिन इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि हमने एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 100 और 120 का, कैसे ज्ञात करेंगे हम? 100 और 120 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले तो 100 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखो यहाँ पर मैंने अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट लिए, तब जाके किया। अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो तो पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे ना, तो क्या होंगे? 2 से भाग दिया 50, 2 से भाग दिया 25, फिर 5 से भाग दिया 5, 5 से भाग दिया 1, तो ये है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। फिर है 120, 120 के हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग दिया 60, 2 से 30, 2 से 15, 3, तो ये हुआ 2 की घात 1, 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 एचसीएफ। देखो एचसीएफ होता है, दोनों में होना चाहिए और छोटी घात, ध्यान रखना, ठीक है, कॉमन से याद रखना, दोनों में होना चाहिए और छोटी घात होना चाहिए। तो मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों में और छोटी घात। तो जैसे 2 यहाँ दोनों में है, छोटी घात ये है, ठीक है। 3 इधर है पर इधर नहीं है, तो 3 हटा दो। 5 इधर है, तो दोनों में देखो, और छोटी घात ये वाली है, एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 गुणा 5 यानी 20, ठीक है। और अब यहां पर एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में ध्यान रखना, एलसीएम का सिंपल है सब कुछ, सब कुछ और बड़ी घात। तो यहां पे देखो 2 यहां भी है पर बड़ी घात तो ये है, 3 यहां है पर यहां नहीं है, लेकिन फिर भी 3 हम लेंगे क्योंकि सब कुछ लेते हैं एलसीएम में। 5 यहां है और यहां है, तो बड़ी घात ये है, ये हुआ 8, 3, 5 बचे 25 और ये हो जाएगा 600, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर आपके पास इस तरह से हो कि x की घात 3 y z, और यहां पर है दूसरा है x की घात 2 y की घात 4, और इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, क्या होगा? एचसीएफ होगा जो इनकी छोटी वाली घात होगी, तो ये छोटी घात है तो ये आएगा, ठीक। y में भी छोटी घात देखो, तो ये आएगा इन दोनों में से, पर z नहीं लेंगे हम क्योंकि z यहां नहीं है। एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना, जो मैं लिखा है दोनों में होना चाहिए, तो z यहां पर है, यहां नहीं है, तो इसलिए z नहीं लेंगे हम, एचसीएफ आ गया है। एलसीएम, एलसीएम सब कुछ होता है और बड़ी घात, तो x की घात यहां पे 3, यहां पे 2 है, तो ये y यहां 2, यहां 4, और z भी लेंगे क्योंकि सब कुछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सिंपल वे में अगर मैं आपको ये बताऊं, मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 8, एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों में से जो छोटा है या तो उसके बराबर या उससे छोटा होगा। मतलब एचसीएफ जो है
मान लो कि एक नंबर P और एक नंबर Q है, और इसमें यह है कि P मान लो, चलो P बड़ा ले लो Q से, मान लो P बड़ा है Q से, ठीक है। तो जो HCF होगा वो छोटा वाले से छोटा होगा। Q छोटा है, P बड़ा है ना, तो छोटे वाले के या तो बराबर या छोटा होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं जो मैं ये करवा रहा हूँ। ओके, और जो एलसीएम है वो बड़े नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये याद रखो कि मान लो, एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि x y से, मतलब y x से बड़ा है, तो ये समझो कि सिस्टम है कि HCF छोटा होगा या बराबर होगा छोटे वाले नंबर से, फिर इसके बाद y है, फिर जो एलसीएम होगा या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा बड़े वाले नंबर से। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब मैं आपको ये एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप जानते हैं 6 8 से छोटा है, HCF या तो छोटे वाले नंबर के बराबर होगा या इससे छोटा होगा, और LCM या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो क्लियरली बात यह है कि HCF या तो 6 से बराबर या छोटा होगा, और LCM या तो 8 या उससे बड़ा होगा। समझ गया ना, HCF या तो छोटे वाले सबसे एक, यही नहीं और भी अगर है, मान लो कि 10 है, यहाँ पे 12 है, HCF जो सबसे छोटा नंबर है उसके या तो बराबर या उससे छोटा होगा, और LCM जो सबसे बड़ा नंबर है इस केस में या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। समझ गया ना, HCF इससे बड़ा होगा और LCM इससे छोटा होगा, कभी कभार बराबर भी हो जाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। और चलो अब कुछ देखो, मान लो हमारे पास 10, देखो 6 और 8 है, 6 और 8 है, तो SF LCM क्या होते हैं, मैं आसान भाषा में अगर समझाऊं, आसान भाषा में, ये सब इतना लंबा चौड़ा गणित को छोड़ के सिंपल वे में, SF एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे सकता है। क्या नंबर दोनों को भाग दे सकता है, तो 2 दे सकता है, तो 2 HCF हो गया, ठीक है। और LCM होता है एक ऐसा नंबर जिसको ये भी भाग दे सके और ये भी भाग दे सके। तो 6 6 दूने 12, 6 3 18, 6 6 24, 24 है, क्योंकि 24 को ये भी भाग दे सकता है और ये भी भाग दे सकता है। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ ये है, मतलब आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ क्या है। मान लो कि एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15, अब इसका एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे सकता है, और ये है 5। एलसीएम एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को ये भी भाग दे सकता है और ये भी भाग दे सकता है। तो इस नंबर को, तो इसके लिए क्या करो, इसका पहाड़ा पढ़ो, 15 का 15 कम 15, 15 दूने 30, 30 आ रहा है, क्योंकि 30 को ये भी भाग दे सकता है ये भी दे सकता है। ठीक, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे तो 20 और मान लो कि हमारे पास है 30, इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ तो 2 होगा, क्योंकि 2 इसे भी भाग दे सकता है इसे भी भाग दे सकता है। मैं बोलूँगा नहीं 2 नहीं है, तो फिर क्या 5 है, क्योंकि 5 इसको भी भाग दे सकता है, 5 को 20 और इसे भी 5 के 30, तो मैं बोलूँगा 5 भी नहीं है। ठीक है, 10 इससे और इसे दोनों को भाग दे सकता है, तो 10 इसका एचसीएफ है। तो इसीलिए यहाँ पे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होना चाहिए, यानी सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को भाग दे सके। तो ये नहीं है, ये है, भले भाग देने को तीनों की तीनों ऐसे नंबर हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों को भाग दे रहे हैं, लेकिन एचसीएफ होगा सबसे बड़ा वाला नंबर। समझे। ऐसे ही अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको ये दोनों भाग दे सकें, तो मैं सिंपल क्या करता हूं, मैं बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ना शुरू करता हूं, 30 कम 30, 30 दूने 60, 60, क्योंकि 60 को ये भी भाग दे सकता है और ये भी भाग दे सकता है। ठीक, अब ऐसे तो 120 भी है, 120 को ये दोनों भाग दे सकते हैं, 180 भी है, लेकिन हमने देखना होता है सबसे छोटा नंबर, इसलिए एल का मतलब होता है लीस्ट, लघुतम, सबसे छोटा, सबसे छोटा गुणक जो इस तरह से आता है। ठीक, तो एचसीएफ का मतलब ये समझो सबसे बड़ा गुणनखंड,
आसान भाषा में। और एलसीएम का मतलब आप समझो आसान भाषा में सबसे छोटा गुणक। गुणक, ठीक है। ये ओके। देखो मैं चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप भूलें ना कभी इन चीज़ों को। अभी तक सब समझ आ रहा है? यहाँ पर देखो दो शब्द, इस पे गौर करो आप, गुणनखंड और गुणक। ये इसका आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझो। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड है जैसे अगर मैं बात करूँ 10, इसके क्या क्या गुणनखंड हैं तो आप जानते हैं कि इसका 1 है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। मतलब ये सभी के सभी इसके गुणनखंड है क्योंकि ये सब इसको भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ 20 की, इसके क्या क्या गुणनखंड है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 और 20, क्योंकि ये सब इसको भाग दे सकते हैं। 50 के क्या हैं सोचो ज़रा, 1 है, 2 है, इसके बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 25 है, फिर 50 है। तो ये तो होगी गुणनखंड। अब मैं बात करूं गुणक की, तो गुणक होता है देखो क्या, पहाड़ा। गुणक मतलब सिंपली पहाड़ा। जैसे 10 का गुणक हो गया क्या, 10, 20, 30, 40, 50। और जैसे 12 है, 12 के गुणक, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेया 36, 12 चौक 48, ये सब ठीक है। ये है गुणक। गुणक को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, इसको कहते हैं फैक्टर। गुणनखंड को फैक्टर, इसीलिए एचसीएफ में एफ है फैक्टर यानी गुणनखंड, और एलसीएम में एम है मल्टीपल यानी गुणक। ठीक। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो गुणक आते हैं यानी उसके पहाड़े की संख्या आती है, और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो उनके गुणनखंड आते हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपल ये कहूं, चलो 10 और 20 और 30 वाले पे वापस आते हैं, 20 और 30 वाले पे वापस आते हैं। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं फिलहाल 20, तो देखो 20 के गुणनखंड क्या हैं, फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4, 5, 10, 20, ये सब इसके गुणनखंड है ना। अच्छा फैक्टर हैं ये। और 30, 1 है, 2 है, 2 इसको काट भाग दे सकते हैं, 3 भी इसको काट सकता है, 4 से नहीं जाएगा ना इसमें, नहीं 4 से, 5 से जाएगा, 6 से भी, 10, 15, 30। ठीक। तो देखो ध्यान से सुनो इस बात को। तो हमने क्या किया, एचसीएफ में फैक्टर तो हमने निकाल दिया, इनके गुणनखंड हमने निकाल दिए हैं। सी का मतलब होता है कॉमन, दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में तो 1 भी है, दोनों में 2 भी है, दोनों में 5 भी है, दोनों में 10 भी है। ठीक। लेकिन एच का मतलब क्या है, हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट होना चाहिए। तो इस सबसे जब बड़ा क्या है, 10, इस वजह से इसका एचसीएफ आता है 10, है ना। मैं बस अंदर की बात बता रहा हूँ ये, इसलिए थोड़ा समझ लो। दूसरा एलसीएम की बात करते हैं, 20, 30। एलसीएम में आते हैं मल्टीपल यानी गुणक। सिंपली 20 का पहाड़ा लिख लो, 20 कम 20, 20 दूने 40, 20 तियाँ 60, 20 चौको 80, 30 कम 30, 30 दूने 60, 30 तियाँ 90, 30 तियाँ 30 चौको 120, 150, ये सब है। यहाँ पे अगर हम और लिखें तो 100 है, 120 है, 140 है, पहाड़ा जो लिखना है। अच्छा तो हमने एम का मतलब मल्टीपल यानी गुणक लिख दिए हैं। अब सी का मतलब है कॉमन। कॉमन क्या है इनमें,
कॉमन इनमें है 60, 120, लेकिन हमने कॉमन देखना है जो सबसे छोटा है, एल का मतलब लीस्ट, तो सबसे छोटा कॉमन है 60। इस वजह से जो एलसीएम है वो आ चुका है 60। ठीक है, ये है। मतलब देखो ये तो आपको आ ही गया, खैर जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था ये सब। लेकिन थोड़ा सा और अंदर की बात कि एलसीएम एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है। तो ये अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं, सिंपल, कि एक है 4 और दूसरा है 8, इसका एचसीएफ क्या होगा? मतलब कौन सा नंबर, कौन सा बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट सके? तो आप बोलोगे 4 है, बिल्कुल सही। अच्छा एलसीएम, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिस नंबर में दोनों भाग दे सकते हैं। तो सिंपल तरीका मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़ना शुरू करता हूँ। 8 एकम 8, 8 सीधे आ गया क्योंकि 8 को ये और ये दोनों भाग दे सकते हैं, तो एलसीएम 8 है इनका। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब कि 4 और 8 का एलसीएम 8 है। ये छोटी छोटी चीज़ें चुटकी में आपको निकालनी आनी चाहिए, है ना। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, अगर एक दूसरे को पूरा भाग दे दे तो वो एलसीएम होता है। मान लो कि एक है 4, एक 8 और एक 16, और आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम निकालो, क्या होगा? मतलब सिंपली पूछे कोई, निकालने की बात आएगी फिर तो पूरा बड़ा करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि यार कि 16 को एक पूरा काट सकता है और ये भी पूरा काट सकता है, 4 से को 16, 8 दूने 16, तो ये सीधा ही एलसीएम हो गया। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक याद रखना। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है, ये है कि अगर दो संख्याएं पी और क्यू हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना। और डिटेल में ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा है कि एचसीएफ पी क्यू, यानी पी और क्यू का एचसीएफ गुणा पी और क्यू का एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो ये याद रख लो, लेकिन डिटेल में ये फॉर्मूला है, इसको इग्नोर मत करना। यानी हमारे पास अगर दो संख्याएं हैं, मान लो कि दो संख्याएं, अभी मैं छोटी संख्या ले रहा हूं जैसे 6 और 8, और हमें पता है कि जो इनका एचसीएफ है ये 2 है और इनका एलसीएम ये है 24। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी ये दो संख्याएं, ठीक है, पी और क्यू, इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा ये किसके बराबर होगा? ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्या देखो ऐसा हो रहा है, 24 दूने हुआ 48 और 6 अठे हुआ 48, बिल्कुल ये हो रहा है। तो यानी दो संख्याओं का आपस में जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, जैसे मान लो कि दो संख्याएं हैं 100 और 150। अब अगर इनका एचसीएफ 50 है और एलसीएम नहीं है पता, तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। चाहे पी गुणा क्यू लिखो या लिखो दो संख्याओं का गुणनफल। एक ये पी है और ये क्यू है, ये दो संख्याएं हैं। तो देखो यहां पे लिखते हैं एचसीएफ 50 है, एलसीएम हमने ज्ञात करना है, और जो दो संख्याएं हैं एक 100 है और एक है 150। तो एलसीएम हो जाएगा क्या? 100 गुणा 150 बटे ये 50 नीचे आ जाएगा, ये जाएगा 3 बार और ये आ चुका है 300, और बिल्कुल 300 इसका आंसर होगा। तो यानी यहां पे क्या है, ये चार चीजें हैं, दो संख्याएं हैं और एचसीएफ और एलसीएम है। इनमें से कोई भी तीन चीजें दी हो और एक ज्ञात करनी हो, तो इससे ज्ञात हो सकती है। यानी अगर ऐसा हमारे पास है कि भाई दो संख्याओं का एचसीएफ ये है, दो संख्याएं हैं उसके एचसीएफ है 60 और इनका एलसीएम है
360। एक संख्या अगर 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? है ना भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये कि भाई दो संख्या हैं, उनका एचसीएफ 60 है, एलसीएम 360 है। एक संख्या अगर 120 है तो दूसरी क्या होगी? यानी ये समझो कि उन्होंने एक संख्या यानी पी तो दी है, लेकिन दूसरी संख्या का पता नहीं है, क्यों क्या है ये नहीं पता, तो ये हमने ज्ञात करना है। एक संख्या पी है, क्यों हमें पता नहीं है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ हुआ 60, एलसीएम है 360, एक संख्या है 120 और दूसरी संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो ये नीचे आ जाएगा 60 गुणा 360 बटे 120 बराबर क्यू, 0 से 0 कटा, 12 × 36, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हुआ 6 × 18, 180। यानी जो दूसरी संख्या है वो 180 है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होता है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एचसीएफ और यहां पर लिखा होगा 20 और दूसरा होगा x, 30 और x, यह है 10। एलसीएम 30 और x, यह है 150। तो x क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो, यहां पर एचसीएफ तो ये है, ध्यान रखना, एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है। दो संख्याएं कौन सी हैं? वो दो संख्याएं ये हैं 30 और x। इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जिनका एचसीएफ और एलसीएम हमें पता है। तो यानी यहां पर अगर हम लगाएं, एचसीएफ 10 दिया है, एलसीएम 150 दिया है, एक संख्या 30 है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, वो हमने ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ये 30 आराम से नीचे आ जाएगा, और ये 5 और ये हो जाएगा 50। तो x 50 आ गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके ओके, अब हमारे पास है प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो लिखा है। इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। यह प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहां पर हम इसको एक्चुअल में ये ब्रैकेट में होना चाहिए था, सिंपली यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, केवल क्रम इधर उधर कर सकते हैं। कहने का यह मतलब है, जैसे 10 है, 10 को अभाज्य गुणनखंडों में अगर हम तोड़ें तो क्या होगा, 2 × 5 होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप 10 को क्या लिख सकते हो, 5 × 2 लिख सकते हो, यानी इनका क्रम तो हो सकता है इधर उधर। इसके अलावा ये अद्वितीय होता है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। अगर अभी आप निकालो तो 2 और 5 इसके गुणनखंड होंगे, आप 10 दिन बाद निकालो कि चलो 10 के गुणनखंड निकालते हैं, तो भी तो 2 और 5 ही होंगे ना। तो ये कभी भी इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। हाँ, क्रम बदला जा सकता है, ये इस पे वही लिखा है कि क्रम जो है इसको बदल सकते हैं। तो इसके अलावा क्रम की अगर बात छोड़ दें, बाकी अद्वितीय होता है, ये है। यानी अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 12 है, 2 × 2 × 3, है ना। तो यानी ये है 2 की घात 2 × 3,
तो अब 12 के अभाज्य गुणनखंड में एक 2 है और एक 3 है, मतलब 2 गुणा 3 है। इसके अलावा इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ और नहीं हो सकता है, ये अद्वितीय होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका क्रम बदल सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर क्रम बदल दिया तो आप ये मत बोलना कि ये तो दूसरी चीज़ आ गई है, नहीं, ये वही चीज़ है, यही बात यहाँ पर कही गई है। तो क्रम तो बदल सकते हैं हम, बट इसके अलावा इसका कुछ और नहीं हो सकता है। तो इसके कुछ और गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। 12 का गुणनखंड आप करोगे 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। आप चाहे 10 दिन बाद निकालोगे तो भी यही अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं आप 4 गुणा 3 मत बोलना। अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके जो गुणनखंड हैं ये अद्वितीय होंगे किसी भी संख्या के, है ना। तो जैसे मान लो 15 है, 3 गुणा 5 बिल्कुल अद्वितीय होंगे ये, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, चाहे कभी भी आप निकालो। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। ये तो आप बहुत बेसिक चीज़ है, आपको अब लग रहा होगा कि कितना बेसिक चीज़ है ये, लेकिन क्वेश्चन आपके पास पता है क्या कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपके पास होगा कि भाई 6 है, 6 की घात है n, और हमने ये सिद्ध करना है कि जब हम इसका विस्तार करेंगे तो कभी भी ये 0 से इसका अंत नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब n का आप कुछ भी मान रखो, तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कभी भी 0 से उसका अंत नहीं होगा। 0 से अंत होने का मतलब है, मान लो कि जैसे 6 की घात 1 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आएगा ना। 6 की घात 2 क्या आएगा, 6 गुणा 6 यानी 36। अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 क्या आएगा, 6 6 36, 6 के 216। अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये 6 6 6 ये से आता रहेगा, पर कभी भी ये 0 नहीं आएगा। ये बात हमने सिद्ध करनी है कि ये कभी भी 0 नहीं आएगा, इस बात को सिद्ध करो। तो क्वेश्चन ये किस रूप में, किस तरह से लिखा जाता है, क्वेश्चन इस पे इस तरह से बनता है, सिद्ध कीजिए कि n के किसी भी मान के लिए इसके विस्तार के इकाई के अंक में 0 नहीं होगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई 6 की घात n ये होता है 2 गुणा 3, 6 2 गुणा 3 होता है ना, इसकी घात n को हम इसकी घात में लिख सकते हैं, और 3 की घात में ये आ जाएगा। इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो अब हम ये लिखेंगे कि इकाई के अंक में 0 आने के लिए, देखो कभी भी आपके इकाई के अंक में 0, मान लो जैसे 10 हो गया या 40 हो गया या 620 है, जब भी 0 अगर अंत में हो तो ये तो बात पक्की होगी कि इनके गुणनखंड में 2 चीज़ें होंगी, एक तो 2 होगा और एक 5 होगा। पक्का और पक्का ये ज़रूर होगा। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 पक्का होगा। अगर आपको अंत में 0 दिख गया तो 2 और 5 उसका पक्का होना निश्चित है। जैसे 10 2 गुणा 5 तो होता ही है। 40 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40, तो है ना, 2 भी है 5 भी है। अगर मैं इसकी बात करूं 620, 155, फिर 5 31 31 कम 1, ये है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 31। तो यहाँ पे है ना 2 और 5, तो 0 आने के लिए 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में होना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 तो है, लेकिन हमारे पास 5 नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 नहीं है, और किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 0 आने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। और यहाँ 5 कभी आ नहीं सकता, 2 तो है पर 5 कभी नहीं आ सकता। आपको पता है यहाँ 5 कभी भी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस प्रमेय के हिसाब से ये है कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो अद्वितीय होते हैं। यानी अभी 2 और 3 ही आ रखे हैं, ये हमेशा 2 और 3 ही रहेंगे, कभी 5 नहीं हो जाएगा। जब भी आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसमें केवल ये 2 और 3 ही रहेंगे,
उसके अलावा 5 नहीं होगा, ठीक है ना, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी, ऐसे 5 भी नहीं होगा फिर। और चूंकि 0 आने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, इसलिए इसके विस्तार में कभी भी 0 नहीं आएगा। आप समझे 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 आने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, और 5 यहां पर है नहीं, 5 यहां पर ना है ना कभी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से, उसके अनुसार किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। तो यहां पे 2 और 3 ही होंगे, उसके अलावा कभी कुछ और नहीं होगा, है ना। तो कुछ और नहीं होगा तो यानी 5 भी नहीं होगा, और 5 नहीं होगा तो फिर इसलिए इकाई के अंक में 0 भी नहीं आएगा। बात समझ गया ना? अब इसको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे देखो, इस तरह से हम ये लिखेंगे कि 6 की घात n के विस्तार में इकाई का अंक 0 होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं हो सकता है ना, 5 नहीं हो सकता है, केवल 2 और 3 हो सकते हैं। इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n के विस्तार में इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। आपको बस एक तरह से रट लेना है ये, क्योंकि इसमें कोई भी और क्वेश्चन आ गया आपको इसी तरह से करना है। 6 की घात n आ गया, मान लो कि यहाँ पे इसकी जगह पे 15 दे दिया, 15 की घात n दे दिया, तो उसमें भी आप कर सकते हैं 3 गुणा 5 इसकी घात n, तो यहाँ पे 3 की घात n और 5 की घात n, है ना। और अब आप फिर यही लिखेंगे कि 15 की घात n के विस्तार में इकाई का अंक 0 होने के लिए इसमें 2 और 5 होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 तो है पर 2 नहीं है, इसलिए क्योंकि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो इसके विस्तार में कभी भी 0 नहीं आएगा, इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास उदाहरण भी है जिसमें 4 की घात n है, और क्वेश्चन भी है आपके पास ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे हर साल क्वेश्चन आता है। मैंने लगभग हर क्वेश्चन पेपर में इसे क्वेश्चन देखा है कि सिद्ध कीजिए √2 या √3 पूछा जाता है, या कभी √5 पूछा जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अब कैसे सिद्ध करते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो इसको हम सिद्ध करते हैं विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से। विरोधाभास द्वारा उपपत्ति, इसका क्या मतलब है? विरोधाभास का मतलब होता है चीजों में विरोध होना, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की बात का, एक ने एक बात बोली दूसरे ने उसका उल्टी बात बोल दी, तो ये होता है विरोधाभास। इससे हम प्रूव करते हैं। तो क्या होता है कि हम पहले मानकर चलते हैं, उल्टा मानकर चलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि √2, मान लो कि क्वेश्चन आया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो हम यह लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या है, यानी हम उल्टा मानकर चलते हैं। परिमेय संख्या मानकर चले, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो चीज़ें आ रही हैं उनमें आपस में विरोधाभास हो रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि हमारी जो कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण यानी गलत थी। तो ये परिमेय नहीं है, और परिमेय जो चीज़ परिमेय नहीं है वो फिर अपरिमेय है। क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं आ रही है तो वो फिर अपरिमेय होगी। तो इसको हम इस तरह से सिद्ध करेंगे, ठीक है। और इसको कहते हैं विरोधाभास द्वारा उपपत्ति। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं। तो हम मानकर चलते हैं कि अब ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या होगा, किसी भी परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम इसको a/b के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। √2 को हमने a/b लिखा। जहां कोई भी जो परिमेय संख्या है उसमें क्या होता है कि p a और b क्या है, पूर्णांक हैं। a और b पूर्णांक हैं, ठीक है। और b 0 नहीं है, बिल्कुल। तो ये तो हमें लिखना होता है
कि ये पूर्णांक है, b0 नहीं है। और अब इसके आगे की बात सुनो, वो इंपॉर्टेंट है। और ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी का एक के अतिरिक्त, मतलब एक तो खैर सभी का होता है ना, एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये जो बात यहां पर लिखी है, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, क्योंकि बाद में इसी चीज में विरोधाभास आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ए बटे बी है ना, ये जैसे 15/20 इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है। 5×3 = 15, 5×4 = 20। ये इस तरह से है कुछ 3/4, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप दोनों को काट नहीं सकते किसी से, केवल एक से कट सकता है, तो एक से तो खैर सभी कट सकते हैं, एक की बात ही नहीं हो रही, एक के अतिरिक्त किसी और से ये नहीं कट सकता है। तो यहां पर ए और बी की यही बात हो रही है कि ये आगे ऐसा कट नहीं सकता है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। तो √2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √2b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो √2b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2b²। √2 का 2 हो जाएगा वर्ग करके, b² आ जाएगा और a² आ जाएगा। ठीक, जब भी ऐसा होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि 2a² का गुणनखंड है, 2a² का एक गुणनखंड है। आप समझ रहे हो क्यों? भाई देखो, अगर मैं लिखता हूं 2×3 = 6, तो मैं कह सकता हूं ना कि 2 6 का गुणनखंड है, कह सकता हूं। ऐसे 2 गुणा ये बराबर ये है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 इसका गुणनखंड है। तो वैसे ही है ये। और एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास यहाँ पे, एक प्रकार की प्रमेय कह सकते हैं कि अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो उसका भी होगा, यानी अगर 2a² का गुणनखंड है तो a का भी गुणनखंड होगा, यानी 2a का एक गुणनखंड है। ठीक है, और इसके आगे अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको मैं पहला कथन ले लेता हूं, काम आएगा भी ये। 2a का गुणनखंड है, अगर 2a का गुणनखंड है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, a बराबर 2c। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 10 का गुणनखंड है, तो फिर मैं 10 को लिख सकता हूं ना 2×5 करके। ऐसे ही मैंने ये लिखा है यहाँ पे, अगर 2a का गुणनखंड है तो मैं a को लिख सकता हूं ना 2 गुणा कुछ करके, तो वही लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो a² बराबर क्या हो गया, 4c²। और a² की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2b²। 2 से कटा, तो यहां पे क्या आ गया, b² बराबर 2c²। और अब ये कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो इसका मतलब है कि 2b² का एक गुणनखंड है। अगर 2b² का गुणनखंड है तो फिर जैसे यहां पे कहा था वो यहां पे भी कहेंगे कि इसलिए 2b का एक गुणनखंड होगा, ये एक गुणनखंड है।
ठीक, ये हमारा दूसरा कथन हो गया। अब आप नोटिस करो, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 में 2a का गुणनखंड है और 2b का भी गुणनखंड है। तो यानी 2a और b दोनों का गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यानी कथन 1 और 2 से यहां से क्या बात निकल रही है कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, 2 जो है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया था कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां पे क्या आया है कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी इस कथन में और इस कथन में विरोधाभास है। तो हम कहेंगे कि ये जो बात कही गई है यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इससे यानी इस बात से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने बात शुरू में कही थी ना कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां पर क्या निकला कि भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है। तो इन दोनों बातों में क्या है? इन दोनों बातों में विरोधाभास है। और ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो कल्पना थी कि यह एक परमेय संख्या है, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, गलत कल्पना थी। तो यानी ये एक परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। जो चीज परमेय नहीं होगी वो अपरमेय होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे, और हम यहां पे लिखेंगे कि इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √2 एक परमेय संख्या है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, समझे आप? और ये चीज आपको याद रखनी है, जो ये लिखा हुआ है ये सबके लिए बिल्कुल एक जैसा आएगा। अगर क्वेश्चन में √2 की जगह पे √3 होता, मान लो कि √3 होता, तो यहां पे √3 होता, ये √3 होता, ये 3 हो जाता। ठीक है, 3 3 3, ये 3 का वर्ग यहां पे 9 आ जाता, और ये 3, ये 9, 3 से 3 कटता, ये यहां पे 3 आ जाता। ठीक है, फिर ये 3, और बस बिल्कुल सेम है ना। तो बस एक टेम्पलेट अगर आपको याद हो गया अच्छे से, तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे √5 आ जाए तो 3 की जगह पे 5 लिख दो। बस यहाँ पे आपको 25 लिखना होगा और एक कट के 5 आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप समझ रहे हैं? ठीक, तो ये हो चुका है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो, ध्यान रखना, जो हमने पीछे किया था इसमें हमारे पास केवल ये जैसे √2 √3 ऐसा है। लेकिन जब आपके पास ऐसे कुछ प्लस वगैरह करके आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से हल करेंगे विरोधाभास से ही। लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत सिंपल तरीके से होगा। यहाँ पर हम, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या √3/2 करके भी आ सकता है, या फिर 2/√3 करके भी आ सकता है। लेकिन डायरेक्ट केवल √3 नहीं होगा। केवल √3 हो गया तो फिर वो तो इस तरह से होगा। तो यहां पर अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? देखो, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे कि माना ये एक परिमेय संख्या है, वही विरोधाभास वाला है ना। यानी पहले हम उल्टा लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया है। और परिमेय संख्या है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं किसके रूप में?
a/b के रूप में, जहाँ पे a और b पूर्णांक हैं और b 0 नहीं है। इसके अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे इसके बाद हमने करना है, ये ध्यान रखना कि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है ना, तो ये जब हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और ये दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट वाला अलग कर देते हैं और बाकी अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे √3 अलग हो गया, 2 उधर चला गया, तो ये हो गया √3 a - 2b/b। समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर जो है a हमें लिखेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या। तो चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a - 2b/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक में आपको आपस में प्लस माइनस कुछ भी करो पूर्णांक आएगा, नीचे पूर्णांक तो है ही, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हो जाएगा ये, तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई, ये है एक परिमेय संख्या, और अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि परिमेय और परिमेय आपस में बराबर होते हैं। परिमेय और अपरिमेय बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के ही बराबर होती है ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपरिमेय संख्या हो और ये बराबर परिमेय संख्या आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये यानी अब चूंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप ये कहोगे कि सर √3 तो अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल होती है, यही तो विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे कि इससे हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब किसका विरोधाभास कर रहा है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, ये भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे यहाँ पर लिखी थी हमने, है ना, कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो बात यहाँ पर थी। ऐसे ही भाषा हम यहाँ पे लिखेंगे कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा है कि परिमेय है, बट एक्चुअल में हमें पता है ना कि अपरिमेय संख्या होती है, ये तो फैक्ट है, तथ्य है। तो इस विरोधाभास का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी जो कल्पना थी, हमने कल्पना की थी ना कि ये परिमेय संख्या है, वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, गलत कल्पना थी। तो जैसी भाषा यहाँ पर है, बिल्कुल सेम भाषा वहाँ पर आएगी, बल्कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि भाई आपको अगर एक अच्छे से समझ आ गया तो वही भाषा हम दूसरे में भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे √2 जो है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पे हमें लिखना है √3 + 2, यही थी ना संख्या, यही थी। इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √3 + 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ बिल्कुल, ये आपको रट लेना है, इस तरह से आपको लिखना है, ओके। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
तो कहाँ से था क्वेश्चन, ये था। और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, √3 - 2 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा, कोई भी इस तरह से आएगा तो सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है, आप ऐसा आराम से कर लेना। ओके। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। हमने सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर लेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। उसमें हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और कोई डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो कैसा लगा बताना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।